In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, लास्ट लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट्स का मुतालिया कर रहे थे। आज का लेक्चर भी उसी का तसलसल है। होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए हम वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम चंद पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। Number 2, physical control systems. Number 3, living control system. Number 4, positive and negative feedback mechanism. लास्ट लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया था। इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है। उसमें ज़्यादा तब्दीलियां नहीं आ सकती। माहौल के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर वाइड रेंज में तब्दीलियां आ रही होती हैं, लेकिन जानदारों के अजसाम जो हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स के ज़रिए, कंट्रोल सिस्टम्स के ज़रिए अपनी इंटरनल कंडीशंस को नियरली अनचेंजिंग और कांस्टेंट रखते हैं। होम्योस्टेसिस को फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए रेगुलेट किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस को कायम रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए कुछ कंट्रोल सिस्टम्स से काम लेती है। कंट्रोल सिस्टम्स हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द वैरायटी ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस। Control systems have been acquired for the variety of homeostatic regulations.
मुख्तलिफ वेरिएबल्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक अलग कंट्रोल सिस्टम होगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बॉडी के अंदर एक अलग सिस्टम होगा। इसी तरीके से वाटर और सॉल्यूट्स को नॉर्मल रेंज तक रखने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस बरूए कार लाया जाएगा। वेस्ट मटेरियल्स को जिस्म से निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी के अंदर काम कर रहा है। तो देयर आर वैरायटी of control systems for the maintaining various types of homeostatic processes। तो कंट्रोल सिस्टम दो किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, नंबर 2 लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स वर्क एग्जैक्टली ऑन द सेम प्लेन ऑफ द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बुनियाद पर काम करते हैं। तो अब हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में हम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की मिसाल को लेंगे। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंट्रोल सिस्टम्स के ज़रिए उसको डिक्रीज़ किया जाता है। अगर मौसम गर्मा में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो जाए तो उसके असरात बॉडी की इंटरनल कंडीशंस पर पड़ते हैं। तो बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो भी राइज होता है, वो भी फ्लक्चुएट करता है। तो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, बॉडी के कोर टेम्परेचर को जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए जो हमारी बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेंटेन रख सके और टेम्परेचर बढ़ने ना पाए। तो देयर आर 3 components of physical control system। नंबर 1 सेंसर, यानी थर्मामीटर हो गया। ये थर्मामीटर जो है ये टेम्परेचर को सेंस करता है। नंबर 2 कंट्रोल सेंटर, यानी थर्मोस्टेट। Control center will take action against the rise in temperature or fall in temperature। Number 3 switch on or off। Switch on or off।
अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्विच ऑफ हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो स्विच ऑन हो जाएगा। तो सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। नंबर 1, सेंसर। यानी थर्मामीटर। Sensor is the first component of physical control system. It monitors the temperature change. थर्मामीटर जो है ये टेम्परेचर में तब्दीली को शो करता है। तो सो इट मेंटेन्स द टेम्परेचर चेंज it maintains the temperature change from a set point and signal to control center and signals to control center. सेंसर जो है ये टेम्परेचर में तब्दीली को मॉनिटर करके कंट्रोल सेंटर की तरफ सिग्नल फराहम करता है या कंट्रोल सेंटर को रिपोर्ट देता है। नंबर 2, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर टेक action. It takes action by switching on heater or cooling units. It takes action by switching on heater or cooling units. अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो कूलिंग यूनिट्स एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर टेम्परेचर लो है, कम टेम्परेचर है जो कि सेंसर ने मॉनिटर किया है, तो फिर हीटर ऑन हो जाएगा। तो सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इज स्विच ऑन और ऑफ। Number 3, switch on or off. In response to drop in temperature, switch of heater is on
and in response to rise in temperature, switch of heater will be off. In response of drop in temperature, switch of heater is on. अगर दर्जा हरारत ड्रॉप हो जाएगा तो हीटिंग यूनिट्स ऑन हो जाएंगी, यानी हीटर का स्विच ऑन हो जाएगा और हीट मिलना शुरू हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो हीटर का स्विच ऑफ हो जाएगा और टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा। So these are the components of the physical control system. Living control systems work on the same plan as physical control system do. तो जिस तरीके से फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, इसी तरीके से लिविंग बॉडीज के अंदर लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स जो टेम्परेचर के बढ़ने से या घटने से उसको मेंटेन करते हैं, वो भी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। नंबर 2, लिविंग कंट्रोल सिस्टम। होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए लिविंग बॉडी के अंदर कुछ लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, जिससे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो रेगुलेट होता है, अपनी नॉर्मल हदों में रहता है और बॉडी की वर्किंग स्मूथ तरीके से चल रही होती है। तो देयर आर 3 components of living control system. In endotherm animals, those animals which regulate their body temperature are called endotherms. These are the temperature regulated animals. There is a set point of temperature. Humans भी endotherms हैं, यानी अपनी बॉडी का कोल्ड टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखते हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और यूं लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। So, in endotherms, temperature regulated animals, there is a set point of temperature.
कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। नंबर 1, रिसेप्टर्स, यानी कि थर्मोरिसेप्टर्स इन द स्किन, स्किन के अंदर कुछ थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं और अपने सिग्नल्स को, अपनी रिपोर्ट को कंट्रोल सेंटर को देते हैं, और कंट्रोल सेंटर जो है वो फिर एक्ट करता है अकॉर्डिंगली। तो दीज आर द रिसेप्टर विच सेंस द टेम्परेचर राइज और लो। दे आर सेंसर which detect temperature change. They are sensors which detect temperature change. Which detect temperature change and report to control center. कंट्रोल सेंटर। जिस तरीके से फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में थर्मामीटर का काम था जो कि टेम्परेचर को सेंस करता था, इसी तरीके से ये जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं इनका काम बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करना होता है और अपने सिग्नल जो है वो कंट्रोल सेंटर को भेजने होते हैं। मसलन यहाँ पे हम इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की मिसाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि रिसेप्टर्स ने जो टेम्परेचर सेंस किया है वो सेट पॉइंट से ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर की हम अगर मिसाल लें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature. Second component of the living control system is control center. Number 2, control center. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन में मौजूद होता है। ब्रेन के अंदर, ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इट एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट rise of temperature. Brain is the control center या ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, it takes action ऑफ कूलिंग सिस्टम, यानी ये कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा और यूं होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन हो जाएगी। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द लिविंग कंट्रोल सिस्टम आर
इफेक्टर्स। नंबर 3, इफेक्टर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इफेक्टर्स हैं वो असल में मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। मसलन इस ज़िम्न में स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और बॉडी को पसीना आएगा और यूं जो ज़्यादा टेम्परेचर था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगी और यूं मेटाबॉलिज्म का अमल जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्मूथ तरीके से चलेगा और लाइफ मेंटेन रह जाएगी। दे शो रेस्पॉन्स, इफेक्टर्स शो रेस्पॉन्स अगेंस्ट राइज इन टेम्परेचर। यानी यहां पर हम मिसाल लेंगे स्वेट ग्लैंड्स की, राइज ऑफ टेम्परेचर के ज़िम्न में। स्वेट ग्लैंड will be active और हमें पसीना आएगा और यूं evaporative cooling का अमल शुरू हो जाएगा। यानी कि पसीना आने से हीट बॉडी से बाहर निकलेगी और हमारा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके नतीजे में ड्रॉप इन टेम्परेचर। इसी तरीके से अगर सपोज बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है तो फिर स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करेंगे और ये सिग्नल जो हैं वो कंट्रोल सेंटर को भिजवाएंगे और कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्शन लेगा और हमारे इफेक्टर्स जो हैं यानी जो हमारे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे और यूं बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। यानी वाइस वर्सा। अगर कूलिंग है तो फिर इसके उलट हो जाएगा, वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर राइज होता है बॉडी का तो कूलिंग मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है बॉडी का तो हीटिंग मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यूं बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इन तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि चेक एंड बैलेंस के इस निज़ाम को हम फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। तो होम्योस्टेसिस के अमल में होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म का प्रोसेस जो है एक कलीदी किरदार अदा करता है। अब हम फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस वर्क विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म असल में
फीडबैक मैकेनिज्म एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है जिसमें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में मदद मिलती है। इट इज द डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टिव रेस्पॉन्स। इट इज द डिटेक्शन of change and signaling for effective response to control systems. फीडबैक मैकेनिज्म में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आती है उसको डिटेक्ट किया जाता है और कंट्रोल सेंटर को सिग्नल फराहम किए जाते हैं ताकि इफेक्टर्स अपना रिस्पांस शो कर सकें। ये सारा कुछ हमने कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम में अभी जिक्र किया है। तो जितने भी होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं, खास तौर पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो in these process there is inverse effective response to change. In these process there is inverse effective response यानी इफेक्टर का जो रेस्पॉन्स है वो इनवर्स होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया है तो कूलिंग मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है तो हीटिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसलिए इन दिस प्रोसेस देयर इज इनवर्स इफेक्टिव रेस्पॉन्स to change in external environment. External environment. External environment. यानी cooling effective response to warmth sensing in the external environment. यानी cooling effective response to warmth sensing in external environment. अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो कूलिंग इफेक्टिव रिस्पांस होगा, और अगर माहौल के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कूलिंग ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर कम है तो फिर हीटिंग इफेक्टिव रिस्पांस एक्टिवेट हो जाएगा उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंज के नतीजे में। तो
दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट द प्रोसेस, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इंक्रीज द प्रोसेस. तो होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है. इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक और अंदाज से भी मैं वजाहत करने लगा हूं. अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो है तो बॉडी का टेम्परेचर भी लो होने की कोशिश करेगा, और यूं जब ऐसा होगा तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए हमारे स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, और यूं बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा. यानी अगर कोल्ड है माहौल के अंदर तो लिविंग सिस्टम्स, लिविंग कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट होंगे और वो बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देंगे. और इसी तरीके से अगर एनवायरनमेंट के अंदर हीट ज़्यादा होगी तो कूलिंग मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यूं बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा. मसलन यहाँ पे देखें, कोल्ड, अगर बाहर ठंडक है बॉडी टेम्परेचर लो, तो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा. हमारा कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे स्केलेटल मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, यानी शिवरिंग होगी. स्केलेटल मसल्स स्टार्ट contracting and relaxing, जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो हीट जनरेट होगी, बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा. बॉडी टेम्परेचर राइज, बॉडी टेम्परेचर राइज. इसी तरीके से अगर हीट ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर इज हाई. जब ऐसा होगा हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे. स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेटेड, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेटेड. जब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, यानी होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगी. बॉडी टेम्परेचर लो, ये फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी
अगर बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो कंट्रोल लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो हैं वो एक्ट कर कर बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देंगे, यानी कोल्ड और लो बॉडी टेम्परेचर के नतीजे में जब कंट्रोल मैकेनिज्म्स काम करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, यानी अपने सेट पॉइंट पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एनवायरनमेंट में हीट है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स अपना वर्क करेंगे, और जब लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स अपना वर्क करेंगे तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। तो इस किस्म के मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, और स्पेशली इट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक प्रोसेस आर मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट में तब्दीली के नतीजे में जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं उन्हें कैसे मेंटेन किया जाता है, यानी फीडबैक मैकेनिज्म्स के ज़रिए बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को नॉर्मलाइज किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।